नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नेशनल हेरल्ड मामले में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 13 जून को ईडी के सामने पेश होंगे। राहुल गांधी के पेशी की सुबह कांग्रेस के सभी सांसदों को पार्टी मुख्यालय आने को कहा गया है। यानी ईडी के समन को कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन में बदलने की कोशिश करेगी। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेश होने के लिए और समय मांगा है, क्योंकि वो कोरोना वायरस से फिलहाल संक्रमित है और अब तक स्वस्थ नहीं हो पाई हैं। और इस बाबत जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। बता दें कि ईडी ने नेशनल हेरल्ड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी को 8 जून को पेश होने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन कोरोना संक्रमित होने की वजह से वो ईडी के सामने पेश नहीं हो पाई। और मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात दी है। 17 फसलों के एमएसपी को बढ़ा दिया है। कैबिनेट ने बुधवार को यह फैसला लिया और आज कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि कैबिनेट और सीसीए की अहम बैठक में केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मंजूरी दी है। आज की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2022-23 के लिए खरीफ की 14 फसलों की सब वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का अनुमोदन किया गया है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बुआई के समय अगर किसानों के ये आश्वासन होता है कि क्या दाम मिलने वाला है, तो उससे उनका मनोबल भी बढ़ता है और उनको दाम भी बेहतर मिल पाते हैं। आपको ज्ञात होगा 2018-19 में जब सरकार ने निर्णय लिया कि लागत प्लस 50% पर एमएसपी तय करेंगे, उसको हमने लगातार लागू भी किया और उसके पालन के कारण किसानों को अच्छे दाम भी मिले, उनकी कमाई भी बढ़ी। अगर आज की मैं बात करूं तो एमएसपी के जो दाम बढ़े हैं, इसमें तिल की एमएसपी में 523 रुपए की वृद्धि इस साल होगी। मूंग पे 480 प्रति क्विंटल उसकी वृद्धि है। सूरजमुखी बीज पर 385 रुपए प्रति क्विंटल और रामतिल पर 357। तो कपास मध्यम रेशा पर 354 रुपए, सोयाबीन पर जो सोयाबीन पीला पर 350 रुपए की वृद्धि होगी और तूर पर 300 रुपए की वृद्धि है। उड़द पर 300 रुपया, मूंगफली पर 300 रुपया, ज्वार हाइब्रिड पर 232 रुपए, ज्वार मालदंडी पर 232 रुपए, रागी पर 200। तो किसानों को मोदी सरकार का ये तोहफा मिला है। 17 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। जहां धान ग्रेड की एमएसपी 1960 से बढ़ाकर 2060 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। ज्वार की एमएसपी 738 से बढ़ाकर 2970 रुपए की गई है। ज्वार की एमएसपी 2758 से बढ़ाकर 2990 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। बाजरा की एमएसपी 2250 से बढ़ाकर 2350 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। रागी की एमएसपी 3377 से बढ़ाकर 3578 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। मक्का की एमएसपी 1870 से बढ़ाकर 1962 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। अरहर की एमएसपी 6300 से बढ़ाकर 6600 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। मूंग की एमएसपी 7275 रुपए से बढ़ाकर 7755 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। उड़द की एमएसपी 6300 से बढ़कर 6600 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। मूंगफली की एमएसपी 5550 से बढ़कर 5850 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। सूरजमुखी बीज की एमएसपी 6015 से बढ़ाकर 6400 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। सोयाबीन की एमएसपी 3950 रुपए से बढ़ाकर 4300 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। तिल की एमएसपी 7307 से बढ़ाकर 7830 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। नाइजर सीड की एमएसपी 6930 से बढ़ाकर 7787 रुपए की गई है। कपास की एमएसपी 5726 से बढ़ाकर 6080 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। कपास की एमएसपी 6025 से बढ़कर 6380 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है।
और पीएसपीएल के चीफ शिवपाल सिंह यादव ने लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के बाद बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रसपा अकेले यूपी के स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेगी। इसके साथ प्रसपा चीफ शिवपाल सिंह यादव ने यह भी कहा कि राम के नाम पर विभाजन और नफरत की राजनीति की इजाजत किसी को भी नहीं है। हमारी पार्टी प्रगतिशील, समाजवादी और समावेशी राष्ट्रवाद के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ेगी। बता दें कि लोकसभा उपचुनाव और यूपीएमएलसी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को झटका लगा है, जब केशव देव मौर्य की पार्टी महान दल ने सपा से गठबंधन तोड़ लिया, जबकि जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान भी बागी तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में किए गए फैसले की घोषणा उन्होंने की। गवर्नर दास ने कहा कि यूक्रेन क्राइसिस के कारण महंगाई बढ़ गई है। हालांकि इंडियन इकोनॉमी सुधार के रास्ते पर एमपीसी की बैठक में रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब रेपो रेट बढ़कर 4.90% हो गया है, जो 4.40% पहले था। रेपो रेट में बढ़ोतरी के कारण आपकी होम लोन, ऑटो लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी। इसके अलावा एमएसएफ को भी 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 5.15% कर दिया गया है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 4.65% कर दिया गया है। सरकार अपने स्तर पर इसे नीचे लाने की कई कोशिश कर रही है। और इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक भी अगले हफ्ते होनी है और ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई एक बार फिर से नीतिगत ब्याज दरों को बढ़ा सकता है। इसका असर ये होगा कि लोन की ईएमआई एक बार और महंगी हो सकती है। आरबीआई गवर्नर का ऐलान, रेपो रेट में 0.50% का इजाफा। 50 बेसिस पॉइंट्स के इजाफे के साथ रेपो रेट्स बढ़कर 4.9% हो गए हैं। 5वें हफ्ते में दूसरी बार रेपो रेट्स में बढ़ोतरी हुई है। चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 5.7% से बढ़कर 6.7% है। 2022-23 के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 7.2% बरकरार है। अप्रैल-जून के लिए जीडीपी विकास दर 16.2% रहने का अनुमान है। क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ा जाएगा। ग्रामीण सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र को कर्ज की अनुमति है। शहरी सरकारी बैंक घर के दरवाजे पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नियमित अंतराल पर जरूरी सेवाओं के लिए भुगतान को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया है। रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक किया गया है। 3 जून तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 601 अरब डॉलर होगा। और उत्तराखंड के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान को लेकर पुलिस ने श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन का फैसला लिया है, जिसके तहत 10 जून तक ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसको लेकर दिल्ली एनसीआर वासियों के महत्वपूर्ण अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल जाने वाले लोगों को जाम से बचने के लिए ट्रैफिक रूट डायवर्जन किया गया है, जिसके तहत NH9 रूट में यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि गंगा दशहरा के पर्व पर दिनांक 8 जून से 10 जून तक ब्रजघाट गढ़मुक्तेश्वर में लाखों की संख्या में गंगा स्नान हेतु श्रद्धालु आएंगे, जिसके कारण यातायात पर भारी दबाव रहेगा। अतः आप सभी से अनुरोध है कि NH9 रूट को अवॉइड करें तथा वैकल्पिक रूट के रूप में मेरठ होकर अथवा बुलंदशहर होकर अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, लखनऊ। राजनीति की पिच पर आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का एक अलग ही रूप देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हासीमारा में सामूहिक विवाह समारोह में हिस्सा लिया और इस दौरान सीएम ने वहां के स्थानीय लोगों के साथ पारंपरिक नृत्य भी किया। और देश में इन दिनों न केवल सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, बल्कि अब विश्व रिकॉर्ड भी बनाए जा रहे हैं। NH53 पर 6 महीने में बनने वाली सड़क का निर्माण NHAI ने सिर्फ 105 घंटों में करने का कारनामा कर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और इस बाबत जानकारी देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने क्या कुछ कहा,
आपको सुनाते हैं। I'm very happy today because our team has created one more world record. I congratulate the entire team of NHAI, consultant and contractor Rajpath Infracom Private Limited from Pune on accomplishing this Guinness World Record. NHAI on the occasion of the Azadi Ki Amrut Mahotsav announced by Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi ji successfully completed a Guinness World Record by constructing 75 kilometer continuous bituminous concrete in single lane on NH 53 between Amravati to Akola. The total length of the 75 kilometer single lane continuous bituminous concrete road is equivalent to 37.5 kilometer of two lane paved shoulder road, and the work started on 3rd June 2022 at 7:27 am and completed on 7 June 2022 at 5 pm. और साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपने सभी संगठनों को भंग कर दिया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रमुख गोपाल इटालिया को छोड़कर सभी संगठनों को भंग कर दिया गया है और इसमें सभी संगठन विंग और मीडिया टीम शामिल हैं। पार्टी ने यह फैसला आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर किया है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जल्द ही नए संगठन की घोषणा की जाएगी। माना यह जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से नए सिरे से संगठन को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए खड़ा करेगी। गुजरात में चुनाव को लेकर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में केजरीवाल मेहसाणा पहुंचे थे, जहां उन्होंने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया था। और आतंकी संगठन अल-कायदा द्वारा भारत पर हमले की धमकी देने के बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अल-कायदा को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि ये लोग इस्लाम की आड़ में खून बहाने का काम करते हैं। कायदा जो है वो मुसलमानों की हिफाजत नहीं, मुसीबत है, और जो अल-कायदा मुसलमानों की हिफाजत के बजाय मुसीबत हो, उसके बारे में आपको समझना होगा कि ये इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके इंसानियत को लहूलुहान करना चाहते हैं। जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान में दुनिया के सभी धर्मावलंबी रहते हैं। हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, पारसी हों, यहूदी हों, या जितने भी दुनिया के धर्म आप गिन लीजिए हिंदुस्तान में रहते हैं, और उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, संवैधानिक और धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा यहाँ महफूज भी है और मजबूत भी है। और इसलिए जिस तरह से पाकिस्तान प्रायोजित प्रोपेगेंडे के चक्रव्यूह में कुछ लोग फंस रहे हैं, उन्हें एक बात समझना चाहिए कि हिंदुस्तान की एक भारत श्रेष्ठ भारत की ताकत, अनेकता में एकता की ताकत को कोई कमज़ोर कर ही नहीं सकता। तो ये जो सेलेक्टिव मानवाधिकार की बात जो लोग कर रहे हैं और जहाँ पर मानवाधिकार की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, अल्पसंख्यकों का खुलेआम कत्लेआम और जुल्म और जुर्म की पराकाष्ठा है, उस पर आंख बंद किए हुए हैं। हिंदुस्तान के जो संस्कार है, संस्कृति है, उसको समझने के लिए इन अज्ञानियों को हिंदुस्तान की तारीख को और हिंदुस्तान की तस्वीर को, दुनिया जहान की बातों पर तकरीर करने वाले, अपने बयानों के जरिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाली मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलने वाले ओवैसी ने नुपुर शर्मा के बहाने एक बार फिर से पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने नुपुर शर्मा पर बीजेपी द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर निशाना साधा। ये जो बीजेपी के लीडर ने बकवास बकी टीवी चैनल टाइम्स नाउ पर हमने आवाज उठाई, मगर 10 दिन के बाद 56 इंच का सीना रखने वाले देश के प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो, इसको सस्पेंड करो। अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं तो कल सुबह से बीजेपी वाले ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो। आप बताइए, 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस्त नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं, हरकत में कब आते हैं,
जब कतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं अरे गड़बड़ हो गई रे बाप, अब तो मैं चाय भी नहीं पिला सकता इनको, तब प्रधानमंत्री को ख्याल आता है मोदी को, हो बहुत बुरी तरह। आपको मालूम 50% ऑयल वहां से आता, 40% गैस कतर से आती, मतलब कौन लोग बोल रहा आपको? आपको मालूम कि भारत का 55% फॉरेन रेमिटेंस यहां से आता, यहां से आता। 8 मिलियन लोग यानी 80 लाख लोग भारत के वहां काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कभी सोचो आप, अगर उनको कुछ हो जाएगा वहां के मुल्क में, वहां पर उनकी जान और माल को खतरा पैदा हो जाएगा तो क्या? ये जो बीजेपी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में जो स्थिति है उसे देखते हुए ऐसे किसी कानून की जरूरत ही नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। तो उसकी कोई गणना या उसके लिए कोई कानून बना देने से खाली कुछ होगा? कुछ होता है? अब चाइना में तो बहुत कुछ किया पहले, तो चाइना तो कर दिया 1, फिर किया 2, फिर उससे भी बढ़ा रहा। अरे ये सब चीज कोई चीज नहीं है, मेन चीज है काम ऐसा करिए कि सबका स्वभाव हो जाए। आमतौर पर सिर्फ नियम और कानून बनाने से कोई चीज होता है? और आचार संहिता उल्लंघन मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज झारखंड के पलामू कोर्ट में उनकी पेशी हुई, जहां से उनको बड़ी राहत मिली है। तो लालू प्रसाद यादव पलामू मामले में बरी किए गए हैं। विशेष एमपी एमएलए अदालत में उनकी पेशी हुई, पर 6,000 रुपए का जुर्माना लगा। लालू यादव पर 13 साल पुराना केस जो चल रहा था वो खत्म हो चुका है। 2009 विधानसभा चुनाव का ये पूरा मामला था। आचार संहिता उल्लंघन का ये मामला था। आरजेडी प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह के प्रचार का मामला था। प्रत्याशी के प्रचार में हेलीकॉप्टर से लालू यादव पहुंचे थे। गढ़वा के गोविंद उच्च विद्यालय में उनकी सभा होनी थी। गढ़वा के कल्याणपुर में हेलीपैड निर्धारित किया गया था। मैदान में बनी सभा स्थल पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा था। हेलीकॉप्टर उतरने से अफरा तफरी मची थी। राजधानी दिल्ली में हुए निर्भया कांड को याद करते आज भी सिरहंसी दौड़ने लगती है। 10 साल पहले हुए इस घटना में निर्भया के दोषियों को सजा तो मिल चुकी है, लेकिन ऐसे मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। निर्भया जैसा ही मामला बिहार के बेतिया से भी सामने आया है। ड्राइवर, कंडक्टर समेत 3 लोगों ने बस में 16 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना बेतिया बस स्टैंड से 100 मीटर दूर की है। पीड़िता मोतिहारी से बेतिया लौट रही थी और जिस दौरान उसे नशा देकर बेहोश कर दिया गया और यात्रियों के उतरने के बाद दरिंदों ने युवती के साथ बारी बारी से रेप किया। और पार्टी से निष्कासन के बाद से नवीन जिंदल ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है। सुनिए। पिछले कुछ दिनों से मेरे और मेरे परिवार को मारने की धमकियां, उनका बलात्कार करने के बाद मेरे बेटे को, बिटिया को, पत्नी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को उन्होंने पता करके उस पर डायरेक्ट थ्रेट कर रहे हैं, मुझको थ्रेट कर रहे हैं।
मेरी फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, मैंने पुरानी जो किताबें लिखी हैं इस्लामिक मदरसे में नकाब, या दूसरी ओर जो मैंने रिपोर्ट जर्नलिज्म के समय पे जो काम किया है वो उसको दिखा करके बताया जा रहा है कि मैं काफिर हूँ, इसलिए इसको मारना बहुत ज़रूरी है। मेरे परिवार की हत्या पर $1 मिलियन से ज़्यादा का इनाम रखा हुआ है। और उससे बड़ी घटना एक दूसरी अभी हुई है कि अभी मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए 11:30-11:40 के बीच में निकला था घर से, तो रास्ते में मेरे घर से 300 मीटर दूर विजय चौक पे दो व्यक्ति अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे मेरी कार की जाते वक्त, और जब मैं आगे से लेकर के मेरी पीछे निकलने तक की उन्होंने वीडियो बनाई है। दोनों व्यक्तियों ने क्यों बनाई है, किस लिए बनाई, मुझे जानकारी नहीं है, बट इसकी शिकायत हमने दिल्ली पुलिस को दी है और दिल्ली पुलिस आयुक्त से भी निवेदन है कि संज्ञान लें और मेरे परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।